हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्केप वेलोसिटी, है ना। स्केप वेलोसिटी। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या चीज है ना। इससे पहले इसमें देख लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपको जैसे हम पहले बता के रखे हैं कि ग्रेविटेशन से तो आपका एक क्वेश्चन आपके नीट हो या JEE हो, दोनों में पूछे जाते हैं, है ना। ये तो बोला गया था आपसे लगभग, पर इसमें भी आपके स्केप वेलोसिटी का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चांसेस हाई है इसके। ठीक, सो आइए चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्केप वेलोसिटी। तो क्या होता है स्केप वेलोसिटी, इसको जानने से पहले आपको अभी कंडीशन देखते हैं कि क्या चीजें हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आप जब भी बॉल को अप साइड थ्रो करते हैं तो क्या होता है, आप किसी हाइट पे अगर फेंक रहे, अगर वर्टिकली आप सीधा ऊपर भी फेंको तब भी, या फिर किसी एंगल में फेंको तब भी, तो क्या होता है, सो आप भी जब भी थ्रो करते हो बॉल को तो वो एक सर्टेन हाइट रीच करता है, फिर उसके बाद में फॉल डाउन। यही होता है हमेशा, है ना। आप अगर उसको हायर स्पीड से फेंकोगे तो एक हायर एल्टीट्यूड रीच करेगा, फिर उसके बाद में वो गिर जाएगा, होगा यही चीज। सो आपने अपनी जितनी कोशिश हो सके कर लीजिए, पर उसके बाद में भी क्या होता है, सो बॉल को अगर आपने फेंका तो वो सर्टेन हाइट रीच करेगा, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा हाइट वो गेन करेगा, फिर उसके बाद में फॉल डाउन होगा। मतलब सो क्या आप उसे बाहर भेज सकते हैं? बाहर का मतलब क्या है, आप आसमान में इतनी दूर भेज दो कि वो कभी वापस ना आ सके, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। सो क्यों वापस आ जाता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, है ना। सो हमको उस ग्रेविटेशनल पुल को, उस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करके किसी चीज को ऐसे फेंकनी है, ऐसा थ्रो करना है कि वो वापस न आए, और इसी को कहते हैं हम स्केप वेलोसिटी। तो स्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो स्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी प्लैनेट और एनी मास। ठीक, ये चीजें करनी है। और वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, दैट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड, जो आपकी वेलोसिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लियर है इतनी बात? तो ये चीजें हैं। तो मतलब हमारा जो ये है स्केप वेलोसिटी, दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड by which an object throws up to overcome gravitational pull is called escape velocity. It means we have to throw objects such like that it go out of the gravitational field, है ना। जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका प्लैनेट बोल रहे हो, जो भी मास बोल रहे हो, तो दैट मस्ट go out of gravitational field। आपके ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको बाहर भेजना है, ये बात करना है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड तो आपको पता ही है क्या होता है ना, हमने डिस्कस करके रखा है पहले से, तो ये चीजें आपको क्लियर है। सो अब अगर जैसे कि मैं अर्थ की बात करूं तो आपको मालूम है कि यहाँ एंड्स एट इंफिनिटी। कहां तक है आपकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, कहां तक है? इंफिनिटी तक है। इसका मतलब ये है आपको प्लैनेट के सरफेस से, फॉर एग्जांपल अर्थ के सरफेस से आपको ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी तक फेंकना है। कहां तक फेंकना है? ये सपोज आपका अर्थ है और अर्थ में आपका कोई ऑब्जेक्ट है सरफेस पे, उसे आपको कहां तक फेंकना है? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी तक अगर उसको थ्रो करना है एट सर्टेन वेलोसिटी v, है ना। अगर आपका मास m और रेडियस r है, तब अगर किसी प्लैनेट का मास m और रेडियस r है और वहां पे आपका एक स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑफ मास स्मॉल m, तो उसे अगर आप इस तरीके से फेंकिए, इस मिनिमम स्पीड से फेंकिए, इस वेलोसिटी से फेंकिए कि वो सीधा इंफिनिटी तक जाए, वापस एक हाइट पे जाके वापस ना आ जाए, है ना। तो उस मिनिमम स्पीड को वेलोसिटी को कहते हैं लोग स्केप वेलोसिटी। इतनी बात क्लियर है? तो हमको समझ में आएगा व्हाट इज इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये चीज तो बात हो गई क्लियर पूरी कि हमारी स्केप वेलोसिटी क्या है ना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि स्केप वेलोसिटी क्या है, क्लियर हो गया ना। चलो
आगे बढ़ते हैं अब इसके फॉर्मूले के लिए। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं हम ये बताते हैं। तो फॉर्मूले के लिए पहले हम कंडीशन देख लेते हैं। सो कंडीशन हमने ये रखा, तो कंडीशन क्या रखा हमने कि कंडीशन ये रखा कि देयर इज अ प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r, एनी प्लैनेट, है ना। अब उसके सरफेस पे वहां पे एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, एक टेस्ट स्पेसिमेन है जिसको आपको थ्रो करना है। सो उसको हमने थ्रो किया और ऐसा थ्रो किया कि वो कहां तक जाए, इंफिनिटी तक। कहां तक जाए, इंफिनिटी तक। फर्स्ट कंडीशन वो सरफेस पे है और सेकंड कंडीशन है कि वो इंफिनिटी तक जाए। अब वहां पे पहला हमारा कंडीशन ये है कि हमारे पास केवल दो ही ऑब्जेक्ट, दो ही बॉडी है, और पहला कौन सा है आपका प्लेनेट और दूसरा कौन सा है आपका वो ऑब्जेक्ट जिसको फेंकना है आपको। सो देयर आर ओनली टू बॉडीज, ठीक है, टू बॉडीज, नेमली फर्स्ट इज द प्लेनेट एंड सेकेंड वन इज आपका ऑब्जेक्ट जो भी है, ठीक, ये चीजें हैं। अब उसको आप कहां भेजना है, उसको स्पेस में भेजना है। कहां करेगा वो, स्पेस में भेजना है। और स्पेस में क्या होता है, नथिंग इज देयर, है ना, वैक्यूम इज देयर ओनली। सो वैक्यूम में क्या होगा, देयर विल बी नो फ्रिक्शन, देयर विल बी नो फ्रिक्शन। तो वहां पे कोई भी आपका फ्रिक्शन तो होगा नहीं। अब वहां पे आपके दो ही ऑब्जेक्ट है, और साथ में तीसरी बात ये है कि आपका जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है इज वेरी 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 लेस देन द मास ऑफ द प्लैनेट। मतलब जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली द प्लैनेट, बिकॉज ऑफ द ओनली प्लैनेट। अब आपके मास जो स्पेसिमेन मास है उसके कारण से कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो हम लोग केवल यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए बात कर रहे हैं, क्लियर है। और अदर कोई मास नहीं है इसलिए और अदर कोई फोर्स होगा नहीं। जो एक फोर्स होगा वो केवल इन दोनों के बीच में होगा, वो सिस्टम की बात हो जाएगी। तो हमारा सिस्टम पूरा है ये दोनों बॉडी मिला के। तो इसका मतलब हम तीनों से कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो जब भी आपको मालूम है कि व्हेनेवर देयर इज अ नो एक्सटर्नल फोर्स, तो उस केस में हमारे जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो कंजर्व रहती है ना, आपकी यांत्रिकी ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक। सो आपका यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। सो यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज करेंगे हम लोग, तो वो कौन सी यूज करेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये क्या होता है भाई, आपको सबको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है कि whenever there is absence of external force, the total mechanical energy of the system remains constant. It means, or what is mechanical energy? Mechanical energy is nothing but kinetic energy plus potential energy, that will be constant. It means we can also say your kinetic energy at initial plus potential energy at initial is equal to kinetic energy at final and plus potential energy at final. ये होगा आपका कंडीशन। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब इसको यूज करना है आपको प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब पहला हमारा कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है हमारा इनिशियल कंडीशन है एट सरफेस ऑफ द प्लैनेट, इससे बात करते हैं। अब ये बताइए मुझे कि एट सरफेस पे आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। सिंपली कहूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो होगा, एट सरफेस क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, बिल्कुल होगा, हाँ होगा। सो अब ये कितना होगा, सो हमने अभी जस्ट पिछले क्लास में पढ़ा है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है एट सरफेस, ये होती जी एम डिवाइड बाय आर, ठीक है। बिकॉज एट द सरफेस से इसलिए डायरेक्टली हमने रेडियस ऑफ द प्लैनेट ले लिया है, और कैपिटल एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट, g is universal gravitational constant and small m is the mass of the
क्लियर है? यही होता है, यही पढ़ा है। अब माइनस वैल्यू होता है, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ये चीज, है ना, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज ऑलवेज माइनस। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब आपके सरफेस पे तो ये आ गई, मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल, ये तो पता चल गया आपको। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि हमने कहा है कि वी हैव टू थ्रो इट एट विथ अ वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे वी से। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, है ना, जो हमको प्रोवाइड करना है, दैट इज हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, ये चीज है। सो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हो गया, है ना। और दूसरा फाइनल कंडीशन क्या है हमारे पास? तो फाइनल कंडीशन क्या है? एट द इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ठीक, सो एट इंफिनिटी में क्या होगा? सो आपको बताइए अब इंफिनिटी में क्या होगा। सो इंफिनिटी में आपके पास क्या है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा ड्यू टू दी प्लैनेट, जो है ना, सो इसके कारण से कितना होगा? वो होगा जीरो। कितना होगा? जीरो। आप आर की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे? इंफिनिटी। सो क्या हो जाएगा? वो जीरो। ठीक, सो आपकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी? जीरो। एंड अब जब हमने बोला कि मिनिमम वेलोसिटी से भेजना है हमें, सो दैट वेलोसिटी इज ओनली सफिशिएंट टू कीप अ मोशन, कि वहां से आपकी बॉडी जो है ग्राउंड से जाके आपके इंफिनिटी तक पहुंचे। ठीक है, जैसे कि हमारे एक हाइट तक, सर्टेन हाइट तक भेजना होता है तो क्या होता है? एक फाइनल स्टेज में क्या होता है? उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। बिल्कुल। सो इंफिनिटी में कितनी हो जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी? जीरो। आपकी फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर है। जस्ट पुट द वैल्यू ऑन इन इक्वेशन दिस वन। इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए, है ना। सो यहाँ पे आपका फ्रॉम इक्वेशन आर, इसको बदल लेते हैं तो सो फ्रॉम इक्वेशन वन यहां से आप डील करते हैं। सो यहाँ पे जल्दी आप सिम क्या कर दीजिए? वैल्यू पुट अप कर दीजिए। सो आप देखेंगे क्या है? हाफ एम बी ई स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइड बाय आर इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो। ओके, ये चीजें हो गई आपकी, ये तो है बात क्लियर। ठीक, इतनी बातें हैं। अब जस्ट आपको सॉल्व कर देना है इसको। सो क्या हो गया? हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर, ये हो गया माइनस आपका इधर हो गया प्लस। क्लियर है? इतनी बात आगे समझ। अब क्या करेंगे? आप सिंपलीफाई कर दो उसको। सो आपका ये एम इस एम को लेके उड़ गया, उड़ गया, हो गया, कैंसल आउट हो गया ना। सो आपका फाइनली क्या बच गया? कि मास आपका जीरो हो नहीं सकता, तो वी जो फाइनली आएगा आपके पास में 2 जी एम डिवाइड बाय आर, क्या आ गया? 2 जी एम बाय आर का स्क्वायर रूट। सो ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई। फाइनल आपका एक्सप्रेशन आ गया कि escape velocity is the value of escape velocity for any planet। ये चीज आपको ध्यान रखना कि हमने कोई स्पेशली कंसीडर किया था क्या? नहीं। सो ये किसी के लिए भी काम करेगा, है ना। क्लियर है? ये किसी भी प्लैनेट के लिए काम करेगा। प्लैनेट की भैया किसी भी मास के लिए काम करेगा। ठीक है, सो ये किसी भी मास, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी आपके एस्टेरॉइड के लिए, किसी भी सैटेलाइट के लिए, सब के लिए काम करेगा। दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gmr बाय r। ठीक है, सो यहाँ पे आपका वैल्यूज क्या क्या है? देखिए, g दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m दैट इज मास ऑफ द प्लैनेट एंड r इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक, सो मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो चीज आई है हमारी एस्केप वेलोसिटी, वो किस पे डिपेंड कर रही है? ऑब्जेक्ट पे कि प्लैनेट पे? किस पे? प्लैनेट पे डिपेंड कर रही है पूरी। ऑब्जेक्ट पे कुछ डिपेंड कर रहा है? नहीं। इसका मतलब आप पहले कंक्लूड कर सकते हो कि द एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट, नॉट ऑन द ऑब्जेक्ट। सो मतलब ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, एस्केप वेलोसिटी वही होगी। ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी हो, एस्केप वेलोसिटी वही रहेगी।
है ना, इसका शेप कुछ भी हो वही रहेगा। क्लियर है अपनी बात? ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। सो आपको इस चीजों को ध्यान देना है कि आपकी एस्केप वेलोसिटी डजंट डिपेंड ऑन, तो यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हो, है ना, क्या लिखना है कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन प्लैनेट, है ना, डजंट ऑन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट का शेप कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर है आपको? इतनी बात क्लियर है पूरी की पूरी? तो ये चीज तो था हमारा कि एस्केप वेलोसिटी क्या है। आगे हम डील करेंगे इसमें कि अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स कैसे कैसे होंगे, है ना। इस इक्वेशन तो आ गया हमारा, तो इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंट फॉर्म में भी डिराइव करेंगे, जिससे आसानी से हम क्या हो जाएगा कि प्रॉब्लम जब बनाने जाएंगे एग्जाम में तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डील करते हैं। चलिए, तो आपका ये नोट तो हो गया है ना, आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंट फॉर्म में देखेंगे। सो हमने अभी तक क्या डिराइव किया था कि V इज इक्वल टू √2gm/r, ठीक। सो ये हमने अभी तक डिराइव किया था कि हमारी एस्केप वेलोसिटी क्या है, ठीक। अब इसका आगे हम बात करते हैं और इसका हम देखते हैं कि और इसे डिफरेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब पहले आपको मालूम है कि अगर आपको यहाँ पे मास दिया है ना, तो यहाँ पे पहले चीज हम बोल सकते हैं कि V is proportional to, where G is constant, 2 is constant, है कि नहीं है। सो फिर यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि V is proportional to m/r, ठीक है, m/r, where the m is the mass of the planet and r is the radius of the planet, ठीक है। तो ये चीजें होगी। तो पहला आपका एक्सप्रेशन ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका जो एस्केप वेलोसिटी है किसी प्लेनेट, आपका नहीं भैया, प्लेनेट, किसका, प्लेनेट का। तो प्लेनेट का जो एस्केप वेलोसिटी है दैट डिपेंड्स ऑन द रेशियो m/r, m/r के रेशियो में डिपेंड करता है ना। सो इसका मतलब इसे और अगर हम क्वेश्चन के लिए स्पेशल केसेस बनाना चाहें तो केसेस कवर करेंगे हम लोग। तो इसमें फॉर गिवन मास का बात करते हैं। फॉर गिवन मास के लिए क्या हो जाएगा कि आपका अगर मास दिया हुआ है, दोनों के लिए अगर कॉमन है, दो प्लेनेट देके रखा है ना, कि उसका मास दोनों का सेम है, तब के केस में क्या हो जाएगा, VE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √2 ऑफ r। एक रिलेशन आपका ये काम है। और यहां से कई बार ऐसे हैं कि यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, केवल इस रिलेशन से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको इन रिलेशन को बहुत अच्छे से समझना है, फिर याद करना है, ठीक है ना। कब की कंडीशन पे, जब आपका मास कॉमन हो दोनों के लिए, जब दोनों का है ना मास सेम होगा, तब उस केस में आप सीधा सीधा लगा सकते हैं कि जिसका रेडियस ज्यादा है उसकी एस्केप वेलोसिटी कम होगी। क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? और कौन सा रिलेशन, ये चीज आ गई। इसको और आप करना चाहते हैं तो क्या लिख लीजिए कि VE1 डिवाइड बाय VE2 इज इक्वल टू √r2/r। क्लियर है? तो ये सब चीजें आप एक्सप्रेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो ये चीज हो गया आपका पहला, ठीक है। उसमें दूसरा केस हम डील करते हैं, तो जब वहां पे बात करेंगे हम लोग कि अगर आप फॉर गिवन रेडियस होगा, है ना, तब के केस में क्या होगा, तो डायरेक्टली आपका ये मास के रेस्पेक्ट में देखोगे, सो इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका VE1 डिवाइड बाय VE2 दैट इज इक्वल टू √m डिवाइड बाय हो गया। तो आप ये सब एक्सप्रेशंस को एक बार अगर कर लेंगे तो आपको याद रहेगा आसानी से, कोई ज्यादा गड़बड़ी है नहीं, है ना। तो यहां से आप क्या करेंगे, आसानी से इसे याद रखेंगे, तो आपके प्रॉब्लम में डायरेक्टली ये यूज होंगे, है ना। तो आपको फिर से यहाँ से बेसिक चीज से उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपको ये रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, आप इन्हें यूज करके सीधे सीधे अपने प्रॉब्लम बना सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, इसमें आप थ्योरी क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, नीट में, आपके पीटी में, ऐसे एग्जाम में आपको यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन भी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं कि
फॉर अ सिस्टम, है ना, वेयर द two planets are there of same mass of a different radius. First one has a radius r and other one has 2r, and then the ratio of their scalar velocity. So आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे? आप सिंपली यहां से रख लीजिए, है ना, मास इक्वल देके रखें, तो यहां से हो जाएगा आपका, है ना, 2 गुना √2 टाइम्स। क्लियर है? तो ये चीजें अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो सब आपको क्लियर होता जाएगा। तो ये तो पहला चीज होगी, आपको ये समझ में आया। क्या हम इसे और चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कि अगर आपकी डेंसिटी दी होगी, तो अगर प्लैनेट की डेंसिटी दी होगी तो कैसे करेंगे? सो हम सिंपली, हमारा केस क्या है, हम जानते हैं कि मास इक्वल टू क्या होता है, रो इनटू वॉल्यूम, है ना, हम जानते हैं कि रो इनटू वॉल्यूम। सो ये चीजें हैं। अब वॉल्यूम के लिए मैं अगर अपने प्लैनेट को स्फीयरिकल, है ना, एक स्फीयर मानूं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ये होगा ठीक। अब जस्ट इसको आप यहां पे पुट कर दीजिए। सो आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू √2g रो 4 पाई r क्यूब डिवाइड बाय 3 टाइम्स r। ये होगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपका, यहां से 8r और r स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, और r स्क्वायर आ गया आपका बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, और ये फाइनली आपका कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका r टाइम्स 8 टाइम्स g रो पाई डिवाइड बाय 3। यही होगा ठीक। सो ये चीजें आ गई आपकी एक्सप्रेशन। और अगर आपको डेंसिटी और रेडियस दिया होगा, है ना, किसी प्लेनेट का डेंसिटी और रेडियस दिया होगा, तो वहां से आप इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, और इस एक्सप्रेशन की मदद से आप स्केलर वेलोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया ठीक है। या फिर आप यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इज प्रोपोर्शनल टू r अंडर रूट रो। ठीक। सो यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे आपका, वैसे आपको यहाँ पे हर बार लिखना है, स्टार्टिंग से लिख के लेके चलना है कि यहाँ पे रो क्या है, दैट इज डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। क्या है, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये है रेडियस ऑफ द प्लैनेट है। ठीक है, सो ये आप याद रखना है चीजें, पहले आप लिख चुके होंगे, है ना। हाँ ठीक है। सो ये चीजें, ये एक्सप्रेशन आपको यूज होगा कि यहाँ पे फिर से आप केसेस देख सकते हो। ठीक, केस नंबर 1 फॉर गिवन रेडियस, फॉर गिवन रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे अगर आप, देयर आर द टू प्लैनेट्स ऑफ द सेम रेडियस विद डिफरेंट डेंसिटी, तब आपके लिए क्या होगा कि v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो। क्लियर है? यहां से है कि आपका जो v इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब बाय इंक्रीजिंग द डेंसिटी, है ना, अगर बाय कीपिंग द रेडियस सेम, अगर आप किसी प्लेनेट का डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, उसकी स्केप वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी, उसकी स्केप वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? सो ये चीजें आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लगाएंगे आपको ये सभी चीज क्लियर हो जाएंगे, इसमें यू नीड नॉट टू वरी बिकॉज आई एम हियर। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। ये सभी चीजें आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, और 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे लगाते जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक हर सभी चीज याद होते जाएगा। क्लियर है? केस 2 अगर बात कर सकते हैं हम लोग, केस 2 में क्या होगा, फॉर गिवन डेंसिटी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, v इज प्रोपोर्शनल टू r। अब यहाँ पे डोंट बी कंफ्यूज विद दिस वन रिलेशन। यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि अगर दो प्लैनेट के मास सेम होंगे तब ये रिलेशन। यहाँ पे मैं क्या बोलूं, जब दो प्लैनेट के यहाँ पे आपके डेंसिटी सेम है तब है, या फिर किसी प्लैनेट के डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए उसके रेडियस में अगर वेरिएशन होता है तो क्या, अगर उसके मास को कांस्टेंट रखते हुए उसके रेडियस में चेंज किया तो क्या होगा, ये कंडीशन। तो डोंट बी कंफ्यूज कि यहाँ पे क्या है, चीजें दोनों अलग अलग है। यहाँ पे क्लियर बात एक चीज कर देता हूं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब डेंसिटी कांस्टेंट होगा तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पर यदि आपका मास कांस्टेंट है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो भी किसके, स्क्वायर रूट r के।
क्लियर है? ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। तो इस केस में आप सिंपली बोल सकते हैं कि VE1 डिवाइड बाय VE2 और ये हो जाएगा R1 बाय R2। लीनियर रिलेशन होगा यहाँ पर। ये चीजें हैं क्लियर। सो आपको सभी चीजें क्लियर हो गई। और ये पूरे बेटा जो मैं बता रहा हूँ कि ये पूरे जो आपके न्यूमेरिकल के लिए थ्योरी क्वेश्चन के लिए ये जान है, ठीक है? तो यहां से आपको क्वेश्चंस बनने हैं और ये चीज आपको काम आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सरफेस इज इक्वल टू व्हाट? gm by r स्क्वायर होता है। gm by r स्क्वायर है, ठीक। सो आप इसको वैल्यू देखिए, इसको हम क्या प्रूव कर सकते हैं वहां पे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सो इक्वल टू अंडर 2gm by r तो होता ही है, यहाँ पे आप r मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए r स्क्वायर आ गया। सो यहाँ पे फाइनली आपका v इज इक्वल टू अंडर 2g by 2g into r। ये एक रिलेशन आ गया आपके पास में, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। पर इसमें ध्यान रखेंगे कि एट द सरफेस के लिए ओनली बात हो रहा है। यहाँ पे वो कंडीशन जैसे कि ये है, ये यूनिवर्सल आपका है ना, किसी भी प्लैनेट के लिए, किसी भी लोकेशन के लिए आप निकाल सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पे कैसे करोगे इसको? सिंपली इस r को हटा के आप क्या कर देंगे? तो आपको करना होगा स्मॉल r, ठीक है? एट सरफेस, ये कहाँ पे है? ये सरफेस से आप करेंगे तभी है। अगर नहीं तो सिंपली आप क्या बोल देंगे? अंडर 2gm by r, सिंपल ये लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप कोई भी हाइट के लिए निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पे ये केवल किसके लिए? सरफेस के लिए है। और यहाँ पे सरफेस पे उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो अब अर्थ के लिए मैं बात कर लेता हूँ। अभी तक आपने बस वैल्यू नहीं बताई है ना, अभी तक आप फॉर्मूले बता रहे हैं सर, वैल्यू नहीं बताए कि कितने स्पीड से, कितने वेलोसिटी से फेंकूं से कि जाए, है ना, कहां जाए? इंफिनिटी में जाए, ठीक। सो अब देखो वैल्यू यहां रखना आसान था, यहां पे बता देता हूं। g की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द अर्थ एट द सरफेस, और रेडियस है आपके अप्रोक्सीमेटली 6.4 × 10⁶ मीटर। अगर आप ये वैल्यू पुट अप करोगे तो यू विल गेट द आंसर 11.2 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? r। सो ये एक वैल्यू है आपके एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। ये स्पेशली बता रहा हूं, ये किसके लिए है ना? ये है अर्थ के, अर्थ सरफेस से अगर उसकी आप निकालना चाह रहे हो तब के लिए, केवल अर्थ के लिए है बेटा ना, मून के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, किसके लिए है? अर्थ के लिए। और वैल्यू आपको ध्यान रखना, और फिर मैंने वही गलती कर दी जो मैं बोल रहा था कि नहीं करना। ये कैसा है? पर सेकेंड। कैसा है? पर सेकेंड, है ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है? सो ये इतनी हाई स्पीड कि 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर से भी ज्यादा, तब जाके वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाता है। बात समझ में आ रही है? सो ये सभी फॉर्मूले जितने भी आपको यहाँ बॉक्स में मिल रहे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और साथ ही साथ में यहाँ से थोड़े क्वेश्चन भी बनते हैं। सो ये पूरा जो बोर्ड देख रहे हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? सो पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी आपको, है ना, पूरा चीज समझ में आ गया होगा। सो बस यही है आपका एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसमें प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है? तो चलो फिर आज का टॉपिक इतना ही था, तो हैव अ गुड डे।